हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में एनआईए बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम 2019 से 2025 तक के सारे क्वेश्चंस यानी 10 पेपर्स में जो आए हैं उनको यूनिट वाइज कवर करेंगे। ठीक है, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री या जीएस से जुड़ा कुछ भी पढ़ना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब टू माई अदर चैनल एंड अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो उसे हाइप जरूर कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद इसकी पीडीएफ पीवाईक्यूज की आपको वहां पे मिल जाएगी और आप वहां पे अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। देखो, नेट में यूनिट 6 जो कमर्शियल लॉ है, इसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, देन आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना है। इसका लेक्चर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, जाके देख लेना, छोटी सी क्लास है। पार्टनरशिप एक्ट करना होगा जो हम नेक्स्ट कवर करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है एंड कंपनी लॉ पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम ये पॉइंट नंबर 7 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को कवर करेंगे। अगर आप एआईबी दे रहे हो या जुडिशरी या कोई और एग्जाम दे रहे हो तो भी आपके काफी हेल्प करेगा। टाइम नहीं वेस्ट करते, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स इन इट्स इंसेप्शन टू पार्टीज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज में शुरू में, इंसेप्शन में मतलब शुरू में, दो पार्टीज की जरूरत होती है। ऑप्शन बी, अ बिल ऑफ एक्सचेंज और ड्राफ्ट इज अ रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर और ड्रॉवी टू पे मनी टू द पेई। ठीक है। ऑप्शन सी, bills of exchange are primarily used in international trade and are written orders by one person to his bank to pay the bearer a specific sum on a specific date. Option D, definition of bill of exchange is mentioned in section 6 of Negotiable Instruments Act. ऑप्शंस क्या है? ए एंड डी, ए बी डी, बी एन सी या सी एन डी। अब अगर बेयर एक्ट में आपको सेक्शंस याद होंगे तो आपको पता है डी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये डेफिनेशन सेक्शन 6 नहीं, सेक्शन 5 में दी है। जैसे ही डी गलत होता है सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है सी। आंसर इज सी। ऑप्शंस बी एंड सी आर करेक्ट। ये तो क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका हो गया, आप कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेक्शन 5 देखोगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करता है। इसमें क्लियरली लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इन राइटिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कंडीशनल नहीं होता है, अमाउंट पेएबल सर्टेन होना चाहिए। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट गलत क्यों है? स्टेटमेंट ए गलत है कि शुरू में दो पार्टीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, सिंगल पार्टी कैन इशू इट। ठीक है, और स्टेटमेंट डी गलत क्यों है? क्योंकि सेक्शन 5 में मेंशन्ड है, ना कि सेक्शन 6 में। तो ए गलत है, डी गलत है। एंड बी एंड सी सही है कि हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज एक ड्राफ्ट होता है, रिटन होता है, ड्रॉवर और ड्रॉई इशू करते हैं कि पेई को मनी देनी है। एंड एंड सी सही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज प्राइमरीली इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होते हैं, रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं जो एक इंसान अपने बैंक को देता है कि आप बेरर को इतना अमाउंट पे कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जून 2019 का क्वेश्चन है। एवरी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 147 ऑफ एक्ट इज। सेक्शन 147 अब आपको पता होना चाहिए, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल या बोथ बी एंड सी, यानी बोथ नॉन कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल। इसका करेक्ट आंसर इज ए, कंपाउंडेबल। सेक्शन 147 का नाम ही यही है, ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। ठीक है, यानी इसके अंदर जो भी ऑफेंसेस मेंशन्ड है वो कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवंबर 2021, endorsement of negotiable instrument followed by delivery. Option 1, transfers the property in instrument to endorsee. Option 2, transfers the right of further negotiation to endorsee. Option 3, may exclude or restrict the right of further negotiation by the endorsee. Option 4, may merely constitute the endorsee as an agent. करेक्ट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 या फिर डी 1 2 3 एंड 4। करेक्ट आंसर डी है। सेक्शन 50 देखोगे, इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट की बात करता है और क्लियरली वहां लिखा है, ये चारों पॉइंट मेंशन्ड है। द एंडोर्समेंट ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी ट्रांसफर्स टू द एंडोर्सी द प्रॉपर्टी, ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। विद द राइट ऑफ फर्दर नेगोशिएशन, पॉइंट नंबर 2। बट the endorsement may by express words restrict or exclude such right, ये पॉइंट नंबर 3 था। और may merely constitute the endorsee an agent to endorse the instrument, ये है पॉइंट नंबर 4। और to receive its content for the endorser or for some specified person। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अक्टूबर 22 का क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं। स्टेटमेंट 1, a negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer। ठीक है। स्टेटमेंट 2, होल्डर के बारे में। होल्डर मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन becomes the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee। ऑप्शंस क्या है? दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, वन करेक्ट है, टू इनकरेक्ट है, या फिर वन इनकरेक्ट है और टू करेक्ट है।
करेक्ट आंसर सी है, स्टेटमेंट 1 सही है बट स्टेटमेंट 2 गलत है। अब क्यों समझो। सेक्शन 13 बात करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नाउ यू शुड नो कि कौन से सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात होती है और उससे जुड़ी क्या बातें हैं, सब पता होना चाहिए। सेम वे सेक्शन 8 होल्डर की बात करता है, सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करता है। अब सेक्शन 13 को देखते हैं। क्लियरली लिखा है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एक प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेएबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। ये एग्जैक्टली हमारा स्टेटमेंट 1 है, तो ये बात तो सही है, ठीक है। और भी डिटेल्स यहाँ दी है, बेयर एक्ट अटैच है, पढ़ लेना, ठीक है। स्टेटमेंट सेक्शन 8 को देखो। होल्डर कौन होता है? द होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन, उसके नाम पे ही होना चाहिए, एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट एक्सेट्रा, ठीक है। Where the note, bill or check is lost or destroyed, its holder is the person so entitled at the time of such loss or destruction. Holder in due course कौन होता है? Any person who for consideration becomes the possessor of a promissory note. जो हमें डेफिनेशन यहाँ दी थी ये होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में, हमसे पूछा था होल्डर, तो ये स्टेटमेंट 2 गलत है। ये डेफिनेशन दी है हमें होल्डर इन ड्यू कोर्स की, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I promise to pay B 50,000 and to deliver him my black horse on 1st March next. ये क्या है? एक promissory note है, bill of exchange है, instrument payable on demand है या फिर promissory note नहीं है? Correct answer is D, not a promissory note. ये बात याद रखना कि सेक्शन 4 में promissory note की बात होती है। क्लियरली लिखा है क्या होता है? It is an instrument in writing, not being a bank note or a currency note, containing unconditional undertaking, signed by the maker, to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person or to the bearer of the instrument। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब देखो, डिलीवर ब्लैक हॉर्स यानी किसी गुड्स की डिलीवरी की बात हो रही है, ना कि पैसे की, इसलिए प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, प्रोमिसरी नोट नहीं है, इसलिए यही आंसर है, ठीक है। प्रॉमिस इज नॉट कन्फाइंड टू मनी ओनली, इसलिए इंस्ट्रूमेंट फेल कर जाता है अंडर सेक्शन 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मार्च 23 में ही आया था। When a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder thereof, the instrument is said to be। अब देखो पीछे होल्डर से रिलेटेड ऑप्शन था, यहाँ पे होल्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ गया, तो जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो मेक श्योर कि आपको उसकी सारी डिटेल्स पता हो, ठीक है। तो होल्डर से रिलेटेड सवाल है कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है जो ट्रांसफर किया जाता है टू एनी पर्सन सो एज टू कंस्टिट्यूट, कि वो इंसान होल्डर बन जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? नेगोशिएटेड, एंडोस्ड, एक्सेप्टेड या ट्रांसफर्ड, उसको कहते हैं नेगोशिएशन। सेक्शन 14 में दिया है, आंसर इज ए। क्लियरली देखो लिखा है, when a promissory note, bill of exchange or check is transferred to any person so as to constitute that person the holder, instrument is said to be negotiated। word to word exact उठा के पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 23 का है। I promise to pay 5,000 and to deliver to him my black horse on 1st January next। This is an illustration for which of the following। सेम क्वेश्चन देखो अगले एग्जाम में रिपीट कर दिया, बस थोड़ी बहुत नंबर्स चेंज कर दिए, डिटेल्स चेंज कर दी। ऑप्शन ए वैलिड प्रोमिसरी नोट है, ऑप्शन बी इनवैलिड प्रोमिसरी नोट, ऑप्शन सी वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर डी इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर इज बी, एन इनवैलिड प्रोमिसरी नोट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस एक क्वेश्चन पहले। नेक्स्ट है दिसंबर 23 का पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट? ध्यान देना कि गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बोला है। ऑप्शन ए, it is the promise of president of India or governor of a state. Option B, it is regulated by Indian Securities Act 1886. Option C, they are not negotiable instruments. Option D, they can be assigned without endorsement। क्या ऑप्शन है? ए बी ओनली, बी सी ओनली, बी डी ओनली या सी डी ओनली? देखो आंसर इज ए एंड बी ओनली। देखो प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4 में डिफाइंड है, ये हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं? दे आर प्रोमिसेस मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर, दे आर इशूड ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू होते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर लोग को रिप्रेजेंट करते हुए, इसलिए स्टेटमेंट ए सही है, ठीक है। बी की बात करें तो यस इट इज रेगुलेटेड बाय इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट, तो ये ऑप्शन तो देखो वैसे भी एलिमिनेट होता है अगर आपको बी पता है। और अगर आप श्योर हो कि ए आंसर है, ए स्टेटमेंट सही है, तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन बचता है क्योंकि ए दिया ही एक ही ऑप्शन में, ठीक है। अब सी की बात करें तो नहीं, ये नेगोशिएबल नहीं होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है, जैसे बैंक का नोट हो गया, नेगोशिएबल नहीं है, ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। एंड डी की बात करें तो ट्रांसफर में यूजुअली एंडोर्समेंट की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज इन सेक्शन 145 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, ऑप्शन ए डिस्पेंसेस विद द प्रोसीजर अंडर सेक्शन 200, यानी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 145 जो भी सेक्शन 200 का सीआरपीसी का प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन बी
प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस ऑन ओथ इज डन अवे। जो भी प्रोसीजर था कि कैसे एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट और विटनेस का होगा ऑन ओथ, वो भी खत्म कर दिया जाता है। ऑप्शन सी, एफिडेविट ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस कैन बी एक्सेप्टेड। ऑप्शन डी, sworn स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट इज डिस्पेंस्ड विद। ऑप्शन है ए बी ओनली, ए सी ओनली, बी सी डी ओनली, या फिर चारों ए बी सी डी। करेक्ट आंसर इज डी, चारों ए बी सी डी। सेक्शन 145 एफिडेविट ऑन एविडेंस ऑन एफिडेविट, जो ये पहला वर्ड है ना नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी सेक्शन में लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा ओवर द कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस इन सीआरपीसी। अगर कुछ सीआरपीसी में दिया है उसके ऊपर ये प्रिवेल कर जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आएगा। तो बाकी सारी बातें ये सच है कि सीआरपीसी के सेक्शन 200 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन ओथ को लेके जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एफिडेविट ऑफ कंप्लेंट एंड विटनेस कैन बी एक्सेप्टेड, या फिर स्वॉन स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड किया जाए बाय मजिस्ट्रेट का वो डिस्पेंस करा जा सकता है। तो ये सारी बातें सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिसेंट लास्ट दो पेपर्स के हैं, जो दिसंबर 24 एंड जून 25 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 4 सेक्शन दिए थे, किस बारे में ये पूछा है। अब इसके लिए आपको याद होना चाहिए किस सेक्शन में किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, सारे याद करना पॉसिबल नहीं होता, बट एटलीस्ट मेजर वाले याद हो, क्योंकि इसमें जो पूछे गए हैं उन पे पहले ही क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 4 पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 2 सालों में। प्रोमिसरी नोट आपको अच्छे से पता है, व्हिच गिव्स यू द आंसर कि सी का 4 है। सी का 4 है तो ऑप्शन ए ही आंसर हो सकता है, क्योंकि इकलौता ऑप्शन वही है। दिस इज हाउ यू सॉल्व, कि आपको चारों नहीं भी पता थे तो भी आप एक के बेसिस पे भी काफी कुछ ऑप्शन या तो एलिमिनेट कर लेते हो या करेक्ट आंसर भी मिल जाता है। तो आंसर देखते हैं। सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट की बात करता है। सेक्शन 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। एंड सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। अब ये जो मेजर शुरू वाले हैं कम से कम ये याद होने चाहिए। कभी होल्डर पूछ सकते हैं, कभी चेक पूछ सकते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। सो वी आर डन विद द क्वेश्चंस ऑफ एनआईए। जितने भी इसमें से मोस्टली हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट इसको थोड़ा बहुत देख लो। एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस उनमें कवर्ड है उनको अच्छे से देख लो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो शुरू में है इनके सेक्शंस पता होने चाहिए, किस बारे में बात करते हैं, इनका कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए। एटलीस्ट गिव अ रीडिंग देयर। जो ऑप्शंस कवर्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको आप डिटेल में पढ़ लो। बाकी इट्स ओके अगर आप अभी के लिए लेट गो करते हो। जून का एग्जाम दे रहे हो तो हाँ, प्रॉपर पूरा डिटेल में पढ़ के जाना। आई होप दिस हेल्प्स। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ पीवाईक्यू उसकी वहां पे मिल जाएगी। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। सब्सक्राइब करना इफ यू आर न्यू एंड डू हाइप इट। थैंक यू।